आप सब अपने घर पे अच्छे सुव्यवस्था के साथ अपने घर पे रहते हैं। तो बच्चों, अब हमें इस साल 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो मेरा नाम है अब्दुल खादर जिलानी। मैं सेठ अंचाजी नवलाजी जैन प्रौढ़शाला में हिंदी शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो बच्चों, हमें हिंदी वल्लरी तृतीय भाषा हिंदी इस पाठ्य पुस्तक आपके लिए यह 10वीं कक्षा के लिए यह पुस्तक दी गई है। तो हमें आज से यहाँ पाठ का प्रारंभ करना है। तो पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगा, उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक यहाँ पर गीत सुनाऊंगा। आप ध्यानपूर्वक गीत को सुनिए। तो गीत गाइए, ध्यान से सुनिए गीत को। इस गीत को सुना ना, तो इसमें क्या कह रहा है पद्य में? इस गीत में कवि क्या गा रहा है? क्या गा रहा है? ये नाता है स्पष्ट, मेरे देश की धरती। तो मेरी देश की धरती, धरती का अर्थ क्या है? कौन बताएंगे? धरती का अर्थ है भूमि। धरती का अर्थ क्या है? भूमि। मेरा देश धन देश है। तो मेरा देश मेरी भूमि, मेरा देश मेरी भूमि। तो हमें भूमि को, यहाँ पर मेरे देश की धरती भूमि और मेरा देश, यहाँ पर माँ को क्या कहते हैं? माँ को अन्य शब्द में हमें क्या कहते हैं? मातृ। माँ को मातृ कहते हैं, माता, मातृ। तो मातृ और भूमि, मेरी देश की धरती। तो यहाँ पर हमारे देश, हम सब भारतवर्ष में रहते हैं। तो आज हम पद्य करेंगे। पहला पद्य जो है मातृभूमि। तो बच्चों, मैं आज इस पद्य पर आपको पद्य गीत करने जा रहा हूँ। पृष्ठ संख्या है 1। तो पहला पद्य है, कौन सा है? मातृभूमि। अच्छा, तो ये पद्य है मातृभूमि। आप सभी इस पृष्ठ को निकालिए, पृष्ठ संख्या 1। तो मैं मातृभूमि पद्य को करने से पहले, तो इस कविता के रचयित हैं, कौन है इस कविता के रचयित? भगवती चरण वर्मा। तो ये है भगवती चरण वर्मा। कौन है? कवि हैं भगवती
चरण वर्मा। तो वर्मा जी हिंदी साहित्य के बहुत ही महान साहित्यकार, नाटककार, गीतकार और ये क्या है, संपादक भी हैं, उपन्यास भी हैं। तो इनके बारे में हमें आज क्या करेंगे, इनका परिचय देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप सब ध्यान पूर्वक भगवती चरण वर्मा जी का परिचय सुनिए। भगवती चरण वर्मा प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो बच्चों ये कौन है, प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। और इनका जन्म 30 अगस्त सन 1903 30 ಆಗಸ್ಟ್ 1903 ಇವರು ಜನ್ಮ ಪಡೆದರು। तो इनका जन्म 30 अगस्त सन 1903 में हुआ। उनकी जन्मभूमि है अर्थात जन्मस्थल। जन्मभूमि का क्या है, जन्मस्थल। तो जन्मस्थल है उनका उन्नाव जिला, उत्तर प्रदेश। तो यह भारत का बड़ा राज्य है जिसमें 80 MPs आते हैं। ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ, ಅದರಲ್ಲಿ 80 ಜನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ರಾಜ್ಯ। ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಉನ್ನಾವ जिला ಅಂತ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ जन्म पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। उनका जन्म स्थल कौन सा है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में। उनका जन्म कहाँ हुआ है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में। तो उनकी मृत्यु यहाँ पर 5 अक्टूबर सन 1981 में हुई। और मृत्यु ಏನಾಯಿತು 5 ಆಗಸ್ಟ್ 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1981 तो यहाँ पर 5 अक्टूबर सन 1981 में उनकी मृत्यु हुई। तो कर्म भूमि अर्थात उनका अंत्यक्रिया कहाँ किया गया, लखनऊ में किया गया। उनका अंत्यक्रिया लखनऊ में किया गया। और कर्म क्षेत्र अर्थात वे किस क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರಾಗಿದ್ರು। ಅವರೇನಿದ್ರು, ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರಾಗಿದ್ರು। ಅಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। तो उनकी मुख्य रचनाएं हैं। ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಬರೆದಂತಹ ಹಲವಾರು ಕವಿತೆಗಳು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು। ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಏನೋ रचने अंदर मुख्य रचनाएं देखिए। चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, सीधे सच्ची बातें, सब ही नचावत गुसाई, अज्ञात देश से आना, आज मानव का सुनहला प्राप्त है, मेरी कविताएं, मेरी कहानियां, मोर्चाबंदी, वसीयत। तो ये क्या है, लिखे हुए रचनाएं ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹಲವಾರು ರಚನೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಅವರ ಕೃತಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇವೆ। तो विषय ಅಂದ್ರೆ विषय का क्या है, एक किन किन क्षेत्रों में कार्य किए हैं। ನೋಡಿ, ये उपन्यासकार थे, उपन्यासकार उपन्यासಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। वे कहानीकार भी थे, ಕಥೆಗಳನ್ನು बरेदिದ್ದಾರೆ। वे कहानीकार भी थे और वे कविताएं भी लिखे हैं। और कविಗಳಾಗಿದ್ರು, उपन्यासकाराಗಿದ್ರು, कथे ಬರೆಯುವಂತಹ कथाकारರಾಗಿದ್ರು। और उसके साथ संस्मरण साहित्यकारों ಆಗಿದ್ದರು। और आलोचक भी थे। और उसके साथ नाटककार भी थे और पत्रकार भी थे। अंदर पत्रकार का यहाँ पर है, बहुत से आर्टिकलों को लिखकर यहाँ पर समाचार पत्रों में दिया जाता है, तो उसे पत्रकार भी कहते हैं। और इतना ही नहीं, वे आकाशवाणी में कार्य भी किए हैं। ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। तो यहाँ पर उनकी पढ़ाई के बारे में देखेंगे हम। उनकी विद्यालय और पुरस्कार, किस विद्यालय में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA LLB प्राप्त की है। ಅಂದ್ರೆ ಇಲಾಹಾಬಾದ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ। ಆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಇಲಾಹಾಬಾದ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, BA ಮತ್ತು LLB। LLB का लॉन्ग फॉर्म कौन बताएंगे, LLB का विस्तार रूप क्या ಹೇಳ್ತೀರಿ, LLB लॉ ऑफ बैचलर ಅಂತ है।
ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವಕಾಲತ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇವರು ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರಾಗಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, BA ಓದಿ LLB ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಬ್ರು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ. LLB का क्या है? लॉ ऑफ बैचलर. तो बैचलर ऑफ लॉ, बैचलर ऑफ लॉ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಅಂದ್ರೆ डिग्री ಅಂತೀವಿ. स्नातकोत्तर पदवी जैसे BA, BCom और LLB, MA, MCom, MSc, ये सारे क्या है बच्चों? ये स्नातकोत्तर पदवियां हैं. जैसे आप 10वीं कक्षा पढ़ रहे हैं, UC पढ़ते हैं और उसके बाद BA की या BSc या BCom पढ़ते हैं, या कुछ बच्चे PUC के बाद मेडिकल क्षेत्र में जाते हैं जैसे MBBS. ऐसे भी अन्य बहुत से स्नातक पदवियां हैं. तो ऐसे में इन्होंने BA LLB की पदवी प्राप्त की है. तो यहाँ पर है वे क्या थे? साहित्यिक अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण इनको पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं. साहित्य अकादमी पुरस्कार ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಏನು ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾರಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಇದು पद्मभूषण प्रशस्ति यार बताने राष्ट्रपति. वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं यहाँ. तो राष्ट्र प्रशस्ति जो मिलती है राष्ट्रपति देते हैं. जो पद्मभूषण, पद्मभूषण, भारत रत्न, ये सारे पदवियों को, पुरस्कारों को हमारे भारत के प्रथम प्रजा जैसे राष्ट्रपति इन पुरस्कारों को देते हैं. तो उनसे भी यहाँ पर है कौन कौन है ये? भगवती चरण वर्मा. तो इनका अपन कवि परिचय को सुना ना? कवि परिचय पता चला? ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಏನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ? ಭಗವತಿ ಚರಣ ವರ್ಮಾ ಬರೆದಂತಹ मातृभूमि, तो इस पद्य को हमें, यह पद्य है बच्चों, यह क्या है? पद्य है. तो मैं इस पद्य को आपको समझाने से पहले इस पद्य का उद्देश्य और आशय बताऊंगा. पुरुष संख्या 1 निकालिए. इस पद्य का उद्देश्य क्या है? ये पद्य बरीता है. इधर उद्देश्य है इस कविता के द्वारा कवि मातृभूमि की विशेषता का परिचय देते हुए छात्रों के मन में देश प्रेम का भाव जगाना चाहते हैं. अगर ये पद्यद मातृभूमि, तो हमें, मैं आपको हमारी भारत माता जो है आपके सामने अब वे आएंगी, उस भारत माता का एक स्वरूप हमारी छात्रा बनिए. तो उस भारत माता को आप देखिए. आइए उस ध्वज को लीजिए. अदन दीपा हच्चरा है, ये दीपा हच्ची ऐसा आप इधर इधर खड़े. हाँ, ये देखिए हमारा, हमारी कौन है? ये भारत माता है. ये कौन है? भारत माता है. तो यहाँ पर है इस स्वरूपिणी को हम देखते हुए इस पद्य को, हमें इसका उद्देश्य को जान रहे हैं. और इस उद्देश्य के साथ साथ बच्चों मैं इसका आशय समझाऊंगा. पुरुष संख्या 2 निकालिए. पुरुष संख्या 2 ತೆಗೀರಿ. इधर ನೋಡಿ, कविता का आशय है भगवती चरण वर्मा के नाम को हिंदी साहित्य के आधार के साथ लिया जाता है. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದರ ಪುರುಷ ಸಂಖ್ಯೆ 2ರಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರ ಆಶಯ ಇದೆ, ಪದ್ಯದ ಆಶಯ ಇರ್ತದೆ. भगवती चरण वर्मा के नाम को हिंदी साहित्य में आदर के साथ लिया जाता है. प्रस्तुत कविता में कवि के देश प्रेम की झलक दिखाई देती है. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪದ್ಯದೊಳಗ ನಿಮಗೆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಒಂದು ಝಲಕ್ ಕಾಣ್ತಾ है. ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಥವಾ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್. ಈ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಪದ್ಯದೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕವಿ? ದೇಶದ ಒಂದು ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ, ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ, ನನ್ನ ದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಈ ಪದ್ಯದೊಳಗೆ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. तो प्रस्तुत कविता में कवि देश प्रेम की झलक दिखाई देती है. वे मातृभूमि को प्रणाम करते हुए उसमें विद्यमान अपार वन संपदा, खनिज,
संपत्ति का वर्णन करते हुए भारत के महान विभूतियों का स्मरण करते हैं। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪದ್ಯದೊಳಗೆ ಕವಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವನ ಉಪವನಗಳು ಖನಿಜಗಳು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರಾಗ ಏನಿದೆ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದೊಳಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂಪತ್ತು ಇದೆ. ಅದ್ರಾಗ ಮೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಗ್ರಾನೈಟ್ ಇದೆ, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ತಾಮ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಭಾರತದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖನಿಜಗಳ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, KGF ನೋಡ್ತೀವಿ, ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಅಂತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಭಾರತದ ಅದು ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಕಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ತುಂಬಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಖನಿಜಗಳು ಇವೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮೈನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಕುದುರೆ ಮುಖ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಹೀಗೆ ಭಾರತದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪತ್ತು ಭಾರತ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕವಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕವಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಇದರಾಗ ವರ್ಣನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ इस कविता में भारत की महानता का परिचय प्राप्त होता है. तो इस भारत माता का इस पद्य में परिचय प्राप्त होता है. अब आप इस पद्य को ध्यान पूर्वक सुनिएगा. ನಾನು ಪದ್ಯ ಓದ್ತೀನಿ. पद्य ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 प्रश्नों को दूंगा. उन प्रश्नों को आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए. प्रश्न संख्या 1 निकालिए. प्रश्न संख्या 1. पद्य को ध्यान से सुनिए और उसके बाद में उस पद्य में आने वाले कठिन शब्दों को लिखूंगा. आप उन पर ध्यान दीजिए, सुनिएगा. मातृभू शत शत बार प्रणाम. यहाँ पर भाव सुशिक्षण है. मातृभू शत शत बार प्रणाम. अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम. मातृभू शत शत बार प्रणाम. तेरे उर में शाहिद गांधी बुद्ध और राम. मातृभू शत शत बार प्रणाम. हरे भरे ही खेत सुहाने, फल फूलों से युद्ध वन उपवन. तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन. मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम. मातृभू शत शत बार प्रणाम. एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में. जग का रूप बदल दे हे मां, कोटि कोटि हम आज साथ में. गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम. मातृभू शत शत बार प्रणाम. तो आपने इस पद्य को सुना ना? तो मैं यहाँ पर कुछ कठिन इसके शब्द लिखता हूँ और इस पर 2 प्रश्न लिखूंगा. आप इस पद्य को पढ़िए. ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಓದ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಕಠಿಣ ಶಬ್ದ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕೇಳಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಓದಿದಲ್ಲ, ನೀವು ಓದ್ರಿ. ಅದ್ರಾಗ 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೀತೀನಿ. ಅದ್ರಾಗ ಯಾರು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, ಹೌದಾ? ಪದ್ಯ ಓದಿ, ಪದ್ಯಕ್ಕೋ ಪಡಿಯೇಗ. पद्य को पढ़ा आपने? पढ़ा? अच्छा, पढ़ो, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा. पद्य ಓದಬೇಕು, ಪದ್ಯ ಓದಬೇಕು. ಓದಿ ಪದ್ಯ. ಪದ್ಯ ಓದ್ರಿ ಎಲ್ಲ. ಪದ್ಯ ಓದಮ್ಮ, ಓದ್ರಿ
ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ರಿ. अपने पद्य को पढ़ाना ठीक है। हाँ थोड़ा आप ध्यान पूर्वक देखिए, यहाँ पर कुछ प्रश्न लिखा हुआ है। कौन पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे बताइए। निर्मा तुम पढ़ो। प्रश्न प्रश्न कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? हाँ, कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं, कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं। कौन बताएंगे इसका उत्तर? सानिया तुम बताओ। कवि मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं। कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं। वेरी गुड, क्लास 9। दूसरा प्रश्न का क्या है? हेमा तुम पढ़ो। भारत के खेत कैसे हैं? कौन बताएंगे इसको? बताए राकेश तुम बताओ। वेरी गुड, भारत के खेत कैसे हैं? आपने कविता को सुना और इसमें आने वाले कुछ शब्द हैं, तो उन शब्दों को मैंने यहाँ पर शब्दार्थ को लिखा है। जैसे शाही का अर्थ है सोया हुआ, शाही का अर्थ है सोया हुआ, लोग आराम कर रहे हैं अपनी मातृभूमि में। ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ಅವರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಚಿರಂಜೀವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಆರಾಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅರ್ಥಾತ್ वे अपनी कब्रों में। तो शाही का अर्थ है सोया हुआ, शाही का अर्थ है सोया हुआ। अमर का अर्थ है ಮೃತ್ಯುಹೀನ। ಅಮರ ಅಂದ್ರೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಆಗುವುದು, ಚಿರಂಜೀವಿ ಆಗುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಲೋಕದಿಂದ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಅವರು ಸದಾ ಅಮರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ हस्त का अर्थ है हाथ, हस्त का क्या है? हाथ है। और यहाँ पर सुहाना, सुहाना का क्या है? सुंदर, सुहाना का क्या है? सुंदर। तो यहाँ पर इस पद में आने वाले ये कठिन शब्द हैं। इन शब्दों को आपके साथ हमें अब विवरण के साथ में पद्य करूंगा, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ಈಗ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾನು ಪದ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ಪದ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೇಳ್ರಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ। मातृभू शत शत बार प्रणाम। तो कवि भगवती चरण वर्मा किसे नमन कर रहे हैं, किसे प्रणाम कर रहे हैं? मातृभूमि को शत शत बार प्रणाम। शत का क्या है? ನೂರಾರು, ನೂರಾರು ನಮನಗಳು ಹೇ ಮಾತೃಭೂಮಿ, ನಿನಗೆ ನೂರಾರು ನನ್ನ ನಮನಗಳು। अमरों की जननी, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತ ಮಾತೆ अमरों की जननी, अमर का क्या है? सदा अमर आಗುವುದು। तो अंतः ನಮ್ಮ भारत माते, ऐसी हमारी जो भारत माता है अमरों की जननी है, जो तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। तेरे उर में शाहिद गांधी बुद्ध और राम। तो
तो भारत माता के यहाँ पर क्या है, भारत माता के आंगन में जो विराज है यहाँ पर जो सोए नहीं, यहाँ पर महात्मा गांधी जी और बुद्ध जी और यहाँ पर श्री रामचंद्र हैं, देख रहे हैं आपको श्री रामचंद्र जी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो ऐसे महान जो पुरुष इस महान धरती पर जन्म लिए हैं। तो ऐसे अन्य महान पुरुष भी हैं हमारे देश में, कौन है बताएंगे आप? इनका चिरंजीवी इन्हों महान पुरुष होता है क्या रू? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो विश्वगुरु बसवण्णा जी जो पूर्ण संघ में वे ऐक्य हो गए हैं, तो वो भी हमारे महान पुरुषों में जाने जाते हैं। वो भी भारत माता के इस आंगन में ही विराजित हैं। इस आंगन में उनका जन्म हुआ और उन्होंने प्रसिद्धि पाई सारे विश्व में। तो ऐसे और कौन है, कौन बताएंगे? हाँ, सुभाष चंद्र बोस और अम्बेडकर और विवेकानंद, बहुत अच्छा, और भगत सिंह और चंद्रमा और बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल और झांसी रानी लक्ष्मीबाई। तो आप गिनते जाएंगे तो इस भारत माता के आंगन में कई महापुरुषों ने जन्म लिया है। तो इस भारत माता के ही भारत माತೆಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜನ್ಮ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ। आज ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ दे उर्मे शाहिद गांधी यहाँ पर हृदय, भारत माता के हृदय में, भारत माता के आंगन में वे क्या हैं, यहाँ पर विराजित हुए हैं, आराम कर रहे हैं। उनका नाम सदा अमर है। तो मातृभू शत शत बार प्रणाम, हे मातृभूमि इनके नूरारू नमन। फिर कवि यहाँ पर दूसरे पंक्तियों में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखो, हरे भरे हैं खेत सुहाने। ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡನೆಯ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ। ಎರಡನೇ ಪಂಕ್ತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹರೇ ಭರೇ ಹಿ ಖೇತ್ ಸುಹಾನೆ, ಏನೋ हरे भरे ही खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन उपवन, फल फूलों से युत वन उपवन ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹೂಗಳು, ಕಾಯಿಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಏನಂದ್ರೆ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವು, ಹಣ್ಣು, ಕಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತುಂಬಾ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಬೆಳೆದಿದೆ। फल फूलों से युक्त वन उपवन ये अंदर भरा हुआ है। ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೆಳಿತೀವಿ, ಬೆಳೆದಾವೆ। ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾವಿನ ಸುಗ್ಗಿ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬ, ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಹಣ್ಣುಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಅಂತಹ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಭಾರತ, ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹಚ್ಚು ಹಸಿರಾದಂತಹ ವನಗಳಿದಾವೆ, ಉಪವನಗಳಿದಾವೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂವು, ಕಾಯಿ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಈ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ। तेरे अंदर भरा खनिजों का कितना व्यापक धन मुक्त हस्त तू बांट रही है। ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಸುಮಾರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಖನಿಜಗಳ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪತ್ತು ಇದೆ। ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಭಾರತ को सोने की चिड़िया कहते थे। ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು ಸೋನೆ ಕಿ ಚಿಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನದ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ, ಚಿನ್ನದ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಇದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷರು। सोने की चिड़िया, चिड़िया ने गुब्बच्ची, यहाँ पर सोने की चिड़िया कहते थे। तो हमारे भारत के यहाँ पर आंगन में, भारत की मातृभूमि में बहुत खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। जैसे लोहा, अदिरु, कब्बिण, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ತಾಮ್ರ, ಗ್ರಾನೈಟ್, ಈಗ ನಾವು ಬರೀ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮರಳು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಏನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮರಳು ಮಾಫಿಯಾ ಅಂತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ತಂದು ಅದರ ಮಾಫಿಯಾ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರಳನ್ನ ಅನ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿದ್ರು। ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಂಪತ್ತು ಇದೆ।
तो खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है, मुक्त हस्त तू बांट रही है। तो भारत माता खनिजों को कैसे बांट रही है? अपने मुक्त हाथों से। जैसे भारत माता मुक्त हाथों से खनिजों को बांट रही है। देखो यहाँ पर है ಖನಿಜೋं को बांटना है अंदर तन मुक्त ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ। तो सुख मुक्त हस्त से बांट रही है, सुख संपत्ति धन धाम। तो भारत के अंदर सुख संपत्ति और धन से भरा हुआ है। मातृभू शत शत बार प्रणाम। हे माता तुझे मेरे शत शत मेरा शत शत बार प्रणाम। तो भारत माता को कवि यहाँ क्या कह रहे हैं? मेरा तुझे 100 बार प्रणाम। तो अंत में कवि भारत माता का वर्णन करेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे अंत में कवि क्या कह रहे हैं भारत माता के। मशीन ಹೊಡಿಬೇಕಲೇ तो यहाँ पर देखिए अंतिम चरणों में कवि क्या कह रहे हैं? भारत माता के हाथ में न्याय पताका। देखिए बच्चों यहाँ पर भारत माता के हाथ में क्या है? सीधे हाथ में न्याय पताका है। भारत माता के सीधे हाथ में क्या है? न्याय पताका है। और कवि कह रहे हैं ज्ञान दीप दूसरे हाथ में। तो भारत माता के दूसरे हाथ में तो भारत माता के दूसरे हाथ में क्या है? ज्ञान दीप है। भारत माता के दूसरे हाथ में क्या है? ज्ञान दीप है। देखिए यहाँ पर भारत माता के एक हाथ में न्याय पताका है। भारत माता के एक हाथ में क्या है? न्याय पताका। दूसरे हाथ में क्या है? ज्ञान दीप है। जग का रूप बदल दे हे माँ। तो भारत माता से कवि क्या करें? जग ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ರೂಪವನ್ನ ಬದಲಿಸು ಹೇ ಭಾರತ ಮಾತೆ। ಜಗತ್ತಿನ ರೂಪವನ್ನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ऊंच नीच, यहाँ पर ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡತನ ಕರಿಯರು ಬಿಳಿಯತಕ್ಕಂತ ಭೇದ ಭಾವಗಳು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸು ಹೇ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಅಂತ ಕವಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕತಾಮೇ ಏಕತಾ। ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವರಿದ್ದೀವಿ, ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ದೀವಿ, ಬಡವರಿದ್ದೀವಿ। ಆಮೇಲೆ 30 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 30 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ। 30 ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ। ಆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ನಮ್ಮ ವರ್ಣಗಳು ಬೇರೆ ಇದಾವೆ, ಬಣ್ಣಗಳು। ಕಾಶ್ಮೀರ ಒಳಗಡೆ ಜನ ತುಂಬಾ ಏನಿದ್ದಾರೆ? ಕೆಂಪಿರ್ತಾರೆ। ನಾವು ತಮಿಳುನಾಡು ಬಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪಂತ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಉಡುಗೆ, ನಮ್ಮ ಉಡುಗೆ, ನಮ್ಮ ಆಹಾರನೂ ಬೇರೆ, ಆದ್ರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು। लेकिन हम सब भारतीय हैं। जैसे हमने परसों टीम जो हमारी भारत की टीम क्या है? क्रिकेट टीम है। अमेरिका में जो क्रिकेट चल रहा था 2020 मैच में, जब उन्होंने विजय पताका विजयशाली किया तो हम सब क्या हो गए? खुशी से पूरे भारत में झूम उठे। टीम ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ 2020 ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾವು ಕುಣಿದಿವಿ। ಅದರ ಯಾರು ಮೇಲು ಕೀಳು, ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಡತನ ಅಂತ ನೋಡಿಲ್ಲ। ನಮ್ಮ ದೇಶ ಏನಾಗಿದೆ? ಒಂದು ಟೀಮ್ 20 ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದು ಆಡಬೇಕಂತ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತ ಮಾತಾ के एक हाथ में न्याय पताका, दूसरे हाथ में ज्ञान दीप। जग का रूप बदल दे माँ। कोटि कोटि हम आज साथ में ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಹಿಂದಿದ್ದೀವಿ। ನಾವು ಭಾರತ ಮಾತೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ನಾವು ಭಾರತ ಮಾತೆ। तो भारत माता के साथ में, भारत माता के पीछे हम भारत माತೆಯ ನಾವು ಅವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀವಿ। गूंज उठे जय हिंद नाद से, जैसे बोलो भारत माता की जय। ये जय हिंद का नाद है। क्या ये? वंदे वंदे। जैसे हम ये गूंज उठा है तो जैसे हम इसको कहते हैं, जैसे देश की हमें नारों को कहते हैं, तो सारे लोग सुनकर अपनी ध्वनियों को क्या कहते हैं? जोर से कहते हैं ये मेरा भारत है, मैं भारत का वासी हूँ, मैं यहाँ पर रहने वाला हूँ। तो ये नाद सारे देश में गूंज उठे। कैसे? सकल नगर और ग्राम। ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ प्रतिध्वनि ಬರಬೇಕು? सकल नगर और
ವಿಚಾರ ಮೇ ಈ ಜೈ ಹಿಂದ್ का नाद ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ घोषणे ಭಾರತದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ जैसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और जोधपुर से लेकर मिजोरम तक मणिपुर तक इसका क्या है आवाज एक गूंज उठे ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತದ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೂಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ 6 4 ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅದೇನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಾ तो आपने इस पद्य को सुना ना तो मैं यहाँ पर इसमें आने वाले दो प्रश्न आपको परीक्षा के दृष्टि से लिए आते हैं तो एक प्रश्न यहाँ पर है मैं लिखूंगा जैसे देखिए कौन बताएंगे उसका उत्तर ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೀತೀನಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೋಡಿ भारत माता के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए भारत माता का के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है तो यहाँ पर है दो प्रश्न आते हैं दो प्रश्न से पहले मैं आपको इस कविता का गायन करूंगा आप इस कविता को गायन के रूप में कहिए जैसे मैं कहूंगा आप सुनिए सही मैं इस गीत को गाऊंगा आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा नीव ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ मातृभू शत शत बार प्रणाम मातृभू शत शत बार प्रणाम अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम शत शत बार प्रणाम मातृभू शत शत बार प्रणाम मातृभू शत शत बार प्रणाम तेरे पुर में शाहिद गांधी तेरे पुर में शाहिद गांधी बुद्ध और राम मातृभू शत शत बार प्रणाम मातृभू शत शत बार प्रणाम हरे भरे हैं खेत सुहाने हरे भरे हैं खेत सुहाने फल फूलों से युतवन उपवन फल फूलों से युतवन उपवन तेरे अंदर भरा हुआ है तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन खनिजों का कितना व्यापक धन मुक्त हस्त तू बांट रही है मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम सुख संपत्ति धन धाम मातृभू शत शत बार प्रणाम मातृभू शत शत बार प्रणाम एक हाथ में न्याय पताका एक हाथ में न्याय पताका ज्ञान दीप दूसरे हाथ में ज्ञान दीप दूसरे हाथ में जग का रूप
जग का रूप बदले माँ। कोटि कोटि हम आज साथ में, कोटि कोटि हम आज साथ में। गूंज उठे जय हिंद नाद से, गूंज उठे जय हिंद नाद से। सकल नगर और ग्राम, सकल नगर और ग्राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। जो इस कविता को आप बहुत अच्छी सुंदर से गाया है, तो मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप प्रश्न का उत्तर दीजिए। कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? अच्छा, मैं किसे पूछूंगा आप मैं वही उत्तर बताएंगे। मसूद तुम बताओ, भारत माँ के हाथ में क्या है? भारत हाथ के एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में न्यायाधीश है। ज्ञान नदी, दूसरे हाथ में ज्ञान नदी। वेरी गुड, बस बैठिए। लक्ष्मी तुम बताओ, आज माँ के साथ कौन है? आज माँ के हाथ में, माँ के साथ, आज माँ के साथ कौन है? बताओ संजना, तुम बताओ। आज माँ के साथ कोटि कोटि हाँ सब है, कोटि कोटि जन है। आज माँ के साथ कौन है? कोटि कोटि जन है। वेरी गुड, बैठो। हाँ, सभी और क्या गूंज उठा है? कौन बताएंगे? जय हिंद का नाद। सभी और क्या गूंज उठा है? भारत भूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? क्या क्या भरा हुआ है? खनिजों का, खनिजों का व्यापक धन। भारत अब कहाँ के अंदर क्या भरा हुआ है? खनिजों का व्यापक धन बताया ना, सोना चांदी लोहा ग्रेनाइट, हाँ ये सारे क्या है? नहीं, भारत माता के खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। और आगे का प्रश्न है, सुख संपत्ति धन धाम को माँ कैसे बांट रही है? कौन बताएंगे? सुख संपत्ति धन धाम को माँ कैसे बांट रही है? मुक्त हाथ। कौन बताएंगे? बताओ, तुम बताओ। मुक्त हस्त से, जो बताओ। हाँ, मुक्त हस्त से बांट रही है। बिड़ी गई भारत माತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿ ಧನಧಾಮವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। जय हिंद का नाद कहाँ कहाँ पर गूंज उठा है? बताओ तुम्हें। सकल नगर और ग्राम में जय हिंद का नाद गूंज उठा है। तो बच्चों, आपने इस पद्य को सुना। मैंने आपको इस पद्य के अंदर एक व्याकरण अंश बताऊंगा। व्याकरण अंश है, सुनिएगा। जैसे यहाँ पर है शब्द युग्म। शब्द युग्म का ऐसे शब्द होता है जहां पर है योजक चिन्ह होता है। शब्द युग्म जैसे हरे भरे, हरे भरे ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದ್ರಾಗೆ ಒಂದನೇ ಶಬ್ದ ಎರಡನೇ ಶಬ್ದ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಏನೋ? ಇಲ್ಲಿ ಹರೆ ಬರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಶಬ್ದ ನೋಡಿ, ಹರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆ, ಹೌದಾ? ಒಂದನೇ ಶಬ್ದ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡನೇ ಶಬ್ದ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ। ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಶಬ್ದ युग्म ಅಂತಾರೆ। इसे क्या कहते हैं? शब्द युग्म कहते हैं। जैसे हरे भरे और फल फूल। देखिए यहाँ पर फल फूल। और दूसरा है वन उपवन, वन उपवन, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಯುಗ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಶಬ್ದ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಯೋಜಕ ಚಿಹ್ನೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ। ಇದು ಶಬ್ದ ಯುಗ್ಮ ಬಂದಾಗ ಈ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಏನಂದ್ರೆ द्विरूपी शब्द। द्विरूपी शब्द में जैसे दोनों शब्द जैसे वैसे रहते हैं। ಎರಡು ಶಬ್ದ ಏನಿರ್ತಾವ? ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವ, ಹಾಗೆ ಜಲ್ದಿ ಜಲ್ದಿ, आगे आगे, पीछे पीछे, ಹೌದಾ? हाँ, शब्द शब्द, कोटि कोटि, ये सारे क्या हैं? द्विरूपी शब्द हैं। ये क्या है? समझा आपने? ತಿಳಿತಾ? पद्य ತಿಳಿತಾ? पद्य को समझा आपने? ठीक से समझा? अगर एक पद्य आपको कंठपाठ पूछे जाएगा तो आप इस पद्य को कंठस्थ करेंगे ना? कंठस्थ मान देना? पद्य पूर्ति ತಿಳಿತಾ? अगर इस पद्य के कवि कौन है?
हाँ, 1930 30 अगस्त 1930। तो ये कवि भगवती चरण वर्मा कैसे प्रसिद्ध है इनको? उपन्यासकार हैं। ये क्या है? उपन्यासकार हैं। तो इस पद्य को आपने ध्यानपूर्वक सुना। तो मैं इसमें आपको गृह कार्य दूंगा। 2 प्रश्न। भारत माता के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। परीक्षा के दृष्टि से यह प्रश्न पूछा जाएगा। भारत माता के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ। ಎರಡನೇದು ಮಾತೃಭೂಮಿ का स्वरूप कैसे ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೆ? ಈ ಉತ್ತರ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಇದು ಗೃಹ ಕಾರ್ಯನೇ। ಎರಡನೇ ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಮುಂದೆ ಇದೆ। ಇದರ ಸ್ವरूप भारत माता के सिर पर मुकुट है। नोड़ी ले भारत माता के सिर पर है मुकुट है। एक हाथ में न्याय पताका है, दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है। भारत माता सुंदर साड़ी पहनी हुई है। भारत माता का स्वरूप ಸುಶೋಭಿತ है। ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಒಂದು ರೂಪ ಸುಶೋಭಿತವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ। ಈ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಗೃಹ ಕಾರ್ಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ। ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ उत्तरನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ। ठीक है, सभी को मैं यहाँ पर अपना पाठ समाप्त करता हूँ।